नमस्कार। आज पूरा देश मानो एक खबर पर आके थम सा गया है और वह है किसान आंदोलन। अधिकतर मीडिया यह तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि किसान प्रदर्शन कर रहा है। क्या वह उसकी जड़ तक जा रहा है कि आखिर जो ये बिल है क्या वो किसानों के लिए लाभदायक? आज हमारे बीच डॉक्टर भारत जुड़े हुए हैं जो हमें इन तीनों कृषि कानूनों के विषय में बताएंगे। तो आइए डॉक्टर भारत, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे देश के लिए, क्योंकि भारत की सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए भारत को पुनः राष्ट्र शक्ति, विश्व शक्ति, तृतीय शक्ति के रूप में उभारने के लिए जगत गुरु, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले इस देश को आज पुनः विश्व के सामने विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए किसानों के लिए जो ये 3 नए कानून बनाए हैं वह वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हम सभी जानते हैं 1965 के समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 22 दिनों तक पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध रहा और उस समय हमने देखा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक तरफ जवानों का हौसला अफजाई की और जवानों के हौसला अफजाई के साथ साथ उन्होंने किसानों की हौसला अफजाई के लिए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। और उस समय भारत देश में खाद्य उत्पादनों की कमी थी और तभी प्रधानमंत्री के आग्रह पे हफ्ते में एक दिन का उपवास, जिसको शास्त्री उपवास के नाम से जाना जाता था, वह भारत की जनता ने किया था। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ सन 1958 में जब पोखरण का विस्फोट हमारे देश में हुआ, पोखरण का प्रशिक्षण हमारे देश में हुआ, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात की थी। किसान की बात को किसी ने भी अनदेखा नहीं किया। किसान के महत्व को हर कोई समझता है, जानता है। और तभी हम देखते हैं सन 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस के 106वें अधिवेशन में अपने भाषण में 28 मिनट के उद्बोधन में अनुसंधान की बात की, तो उन्होंने बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। हमारा इन तीनों नारों के माध्यम से यह बात आप सब तक पहुंचाने का उद्देश्य है कि किसान के महत्व को हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं। अगर भारत आज तृतीय शक्ति के रूप में उभर कर सबके सामने आ रहा है, उसमें किसान के योगदान को किसी तरह से भी कम करके नहीं आंका जा सकता। तो डॉक्टर भारत, आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि इन बिलों से हमारे किसानों को फायदा ही फायदा होगा? इन 3 कानूनों के माध्यम से हमने देखा है कि जो किसान के ऊपर प्रताड़ना हो रही थी, किसान का शोषण हो रहा था, उस शोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार की ये अनूठी पहल है। हम देखते हैं आज तक जो प्रणाली किसानों के लिए इस देश में उपलब्ध थी, उसके माध्यम से किसानों के ऊपर एक प्रतिबंध था, किसानों के ऊपर एक ऐसा कानून रखा गया था कि वह अपनी उपज को केवल अपनी मंडियों में ही बेच सकते हैं। भारत सरकार के इन कानूनों के माध्यम से जितनी राज्य की दीवारें थी, जितनी राज्य की सीमाएं थी, उसके अंदर ही रहकर मंडियों में किसान अपनी उपज को बेचता था। बट अब इस कानून के माध्यम से सरकार ने ऐसा प्रबंध किया है कि हम सब एक हैं। भारत के सारे किसान, भारत के सारे उपभोक्ता एक हैं। अगर हरियाणा का किसान कोई भी फसल उगाता है तो दूर दराज भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता उसको खरीदना चाहता है तो वह ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के माध्यम से किसान से उस फसल को खरीद सकता है। इस कानून के माध्यम से जितने बिचौलिए अपनी कमीशन बीच में रखते थे, उन सब बिचौलियों को बाहर करके सरकार ने जिस प्रकार से हम अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ट्रेडिंग करके लाभान्वित होते हैं, उस सारी फसल का लाभ, उस सारी मेहनत का, खून पसीने का जो किसान का फसल की उपज में लगता है, उसका लाभ किसान तक पहुंचे, ऐसा प्रयास भारत सरकार ने किया है। और एक बात मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, जब भी किसान मंडियों में अपनी फसल को बेचता है तो उसको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, कमीशन देनी पड़ती है। और इस नए कानून के माध्यम से किसान को
किसी भी तरह का कोई टैक्स, किसी भी तरह की कोई कमीशन सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारत। कृपया आप हमें ये भी बताएं कि जो ये किसान बार बार कह रहा है कि हमें एमएसपी का आश्वासन लिखित रूप में दें, क्या ऐसा कोई आश्वासन कभी पहले था? आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न उठाया। जहां तक हम एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी से हमारा अभिप्राय है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दुख की बात यह है 1960 के दशक में जब हमारे देश में किसान की जर्जर हालत थी, जब हमारे देश में विज्ञान की उतनी तरक्की नहीं थी, प्रौद्योगिकी के उतने साधन कृषि क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे, तब सरकार इस बात का आश्वासन किसान को देती थी कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। आज वक्त आ गया है कि हम अर्श पे चढ़ने की बात करें, हम फर्श की बात ना करें। फर्श से अर्श का जो सफर है, मिनिमम से मैक्सिमम का सफर है। सरकार इन कानूनों के माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह किसान को उसकी मेहनत के लिए मैक्सिमम प्राइस दिलाने के लिए प्रयासरत है। और जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिखित आश्वासन की बात है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार के किसी भी कानून के माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई भी लिखित आश्वासन अभी तक नहीं है। भारत सरकार इन कानूनों के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करना चाह रही है। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा कहीं भी नहीं लिख के दे रखा कि एमएसपी को हम किसानों को देंगे। बट जब भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी जो हैं वो सरकार को बनाने में अहम योगदान देते हैं। और सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकती जो कि इनके हित के विपरीत हो। और इसी कड़ी में आज तक भारत की कोई भी सरकार बनी, किसी भी विचार परिवार की सरकार थी, किसी भी दल की सरकार थी, उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जारी रखा। और हम ये देखते हैं कि किसी भी कानून के अंतर्गत आज तक ऐसा लिखित रूप में कहीं नहीं कहा गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम आपको देंगे। जब 1960 के दशक में जब पहली बार एमएसपी की शुरुआत हुई थी, उससे लेकर आज 2020 तक बिना रुकाव के हर तरह की सरकार ने, हर प्रकार के सत्ताधारी दल ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया है। तो इस प्रकार ये डर, ये भय जो है किसानों को अपने मन से बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक भ्रम तो ये भी फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, इसमें क्या सच्चाई है? और जो किसान बार बार कह रहा है कि उसे ओपन मार्केट में जाके सामान बेचना पड़ेगा, उससे उसको लाभ होगा या नुकसान, इसकी क्या गारंटी है? आज की डेट में जो मंडियों की व्यवस्था उपलब्ध है, सरकार यह कहती है ये मंडियां यूं ही चलती रहेंगी। जिस किसान ने मंडी में फसल बेचनी है वह अपनी फसल मंडी में बेच सकता है, अपितु जिस किसान को लगता है कि उसको, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को सीधे बेचने से ज्यादा लाभ होगा, सरकार इस वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से उन किसान भाइयों के उत्थान के लिए, उन किसान भाइयों की भलाई के लिए एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करने जा रही है जिसके माध्यम से किसान मंडी के बाहर भी, देश के किसी कोने में भी, दूर दराज के इलाके में भी अपनी फसल को बेच सकता है। और निश्चित रूप से उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कहीं अधिक, अत्यधिक मुनाफा होगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि जितने बिचौलिए बीच में अपनी कमीशन रखते थे, जितने बिचौलिए किसान की मेहनत का फायदा अपनी जेब में डालते थे, आज सब उन बिचौलियों को सरकार ने बाहर कर दिया है। और सरकार चाहती है कि किसान का, फसल का जो फायदा है वो किसान की जेब तक पहुंचना चाहिए। और उसके माध्यम से किसान के लिए सरकार ने इस कानून में प्रावधान किया है कि उसको अपनी फसल की उपज की कमाई के लिए एक दिन के अंदर ही उपभोक्ता पेमेंट करेगा और अधिक से अधिक 3 दिन के अंदर अंदर उसको उपज के पैसे पूरे रूप से उसके खाते में या उसके हाथ में उपभोक्ता को देने होंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो अभी हमें जानकारी दी, इससे तो यही पता चलता है कि इस बिल से हमारे किसानों को पूरा लाभ मिलेगा। तो क्या यह भी है कि जो विदेशी ताकतें हैं, क्या वो भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, या फिर कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसान के प्रदर्शन को भड़का रहे हैं? आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न उठाया। अगर हम इस भारत सरकार के 3 राजपत्रों को देखें तो हम ये बात जानते हैं कि यह जो 3 राजपत्र जिसके माध्यम से ये कानून आए हैं,
और उन कानूनों के राजपत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इन राजपत्रों के माध्यम से किसी भी कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया जो किसानों के खिलाफ हो। इन कानूनों का विरोध नहीं हो रहा। अगर मैं से आप पूछते हैं तो विरोध असल में केंद्र की सरकार का हो रहा है। कानूनों को तो सिर्फ एक माध्यम बनाया गया है सरकार का विरोध करने का, क्योंकि किसान पूरे देश में भरा हुआ है। किसान उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक है, बट विरोध की जो कलह उग के सामने आ रही है वो मुख्यतः उन प्रदेशों से आ रही है जहां पे विपक्षी दलों की सरकारें हैं। जहां तक इस विरोध की बात है, ये दुखदाई है, शर्मनाक है। किसानों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए था, किसानों को खेतों में रहना चाहिए था। और आपके प्रश्न से हमको 1967 के दौर में एक पिक्चर आई थी उपकार, और उस पिक्चर का एक गीत ध्यान आ गया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज उस गीत को सार्थक करने के लिए, आज उस गीत को सच साबित करने के लिए भारत की सरकार ने ये जिस प्रकार से गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है, यह 3 कानून नहीं, यह पवित्र संगम है किसान की भलाई के लिए, किसान की खुशहाली के लिए, देश के उत्थान के लिए, भारत को राष्ट्र शक्ति बनाने के लिए, भारत को आर्थिक ताकत के रूप में विश्व पटल पर उभारने के लिए भारत सरकार का यह प्रयास प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। और जो ये सब कुछ घटना घट रही है यह दुखद है और निंदनीय है। डॉक्टर साहब, कुछ बुद्धिजीवी लोगों का यह भी कहना है कि अंबानी अडानी के खजाने भरने के लिए बिल लाया गया है। किसानों को इस बिल से बहुत नुकसान होगा और आगे चल के उनकी जमीन भी उनसे चली जाए। कितनी सच्चाई है इस बात पे, हमें ये बताया जाए। आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न उठाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है उसके माध्यम से खेती का ठेका हो रहा है। खेती की जो जमीन है उसको बेचने की बात नहीं की जा रही। किसानों में ये इस प्रकार की एक अवधारणा पैदा की जा रही है कि खेती फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीन बिक जाएगी, आपकी जमीन को गिरवी रख दिया जाएगा। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर की, अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स की, अगर हम बात करते हैं भारत में जो हमारे 12 पंचवर्षीय प्लान आए हैं जिनको हम 5 ईयर प्लान बोलते थे, अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, अगर हम बात करते हैं स्वामीनाथन कमेटी की, हम इन सब कमेटियों को, इन सब आयोगों की रिपोर्टों को अगर हम देखते हैं, भारत सरकार की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं, इन सब के माध्यम से किसान के उत्थान के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। इस प्रस्ताव के अंदर किसान को हर प्रकार की सहूलियत दी जाएगी, चाहे वह जानकारी के माध्यम से हो, कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस समय फसल बोनी चाहिए, उसके लिए किस प्रकार की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी के अलावा उसको बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा, उसको खाद भी उपलब्ध कराई जाएगी, उसको यंत्र भी दिए जाएंगे, ट्रैक्टर भी दिया जाएगा। उस फसल को काटने के लिए जो तंत्र की व्यवस्था होती है वह व्यवस्था भी की जाएगी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस फसल के लिए लिखित में एक एग्रीमेंट किया जाएगा किसान के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। और उस एग्रीमेंट को, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश का किसान भोला भाला किसान है, तभी उसको बरगलाया गया। उसको किसान के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि भारत सरकार एक लिखित एग्रीमेंट किसानों को पहुंचाएगी। उस एग्रीमेंट की एक ड्राफ्ट कॉपी किसानों को दी जाएगी ताकि उनको पता हो कि उनका हित किस में है, उनका अनहित किस में है, उनकी भलाई किस में है, उनका नुकसान किस में है, ताकि किसानों को कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि भारत सरकार ने उनको किसी प्रकार के शोषण के लिए छोड़ रखा है। डॉक्टर साहब, कुछ किसान तो यहाँ पर भी डर रहे हैं कि उनकी फसल के दाम बहुत कम मूल्य पे लगाए जाएंगे मार्केट में। तो क्या इस विषय में सरकार ने कुछ सोचा है उनके लिए? इसमें आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाया। सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसके माध्यम से भारत सरकार एक ऐसी व्यवस्था पूरे देश में करने जा रही है जिसके माध्यम से किसान किसी भी कोने में हो, किसान कहीं पर भी हो, उसको
इस प्रणाली के माध्यम से पता चलेगा इस फसल के लिए क्या उपयुक्त दाम है, इस फसल के लिए कितनी खाद की आवश्यकता है, इस फसल की बुआई कब की जाए, इस फसल की कटाई कब की जाए। इसका अभिप्राय यह है कि किसान को छोटी से छोटी बात, किसान को बड़ी से बड़ी बात सरकार बताएगी, जन जन तक, हर किसान तक, हर छोटे से छोटे किसान तक इसकी जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर साहब, किसान तो यहाँ पर भी डर रहा है कि अगर हमें धन की जरूरत हुई तो वह किससे लेंगे। आगे तो कमीशन एजेंट उन्हें आराम से धन मुहैया करवा देते थे, लेकिन बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान बनाए? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमको एक कथन ध्यान आया, मैं वह आपसे साझा करना चाहूँगा और आपके माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगा। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। ये जो किसान को गुमराह करने की बात की जा रही है, यह बहुत दुखद बात है कि लोग आज किसान के हित को नज़रअंदाज करते हुए किसान के कंधे पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नया कानून आया है, उस कानून में प्रावधान है कि किसान को किसी भी प्रकार की जरूरत की आवश्यकता है, जिसको कि लिखा गया है फार्म सपोर्ट। अगर किसी भी प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, उसको बीज की आवश्यकता है, उसको खाद की आवश्यकता है, उसको ट्रैक्टर की आवश्यकता है, उसको हल की आवश्यकता है, उसको हार्वेस्ट करने के लिए किसी भी यंत्र तंत्र की आवश्यकता है, वह जो व्यक्ति उसके साथ अनुबंध करेगा, यह दायित्व उसके ऊपर आता है, यह जिम्मेवारी उसकी बनती है कि वह उसको प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ साथ अगर उसको किसी प्रकार की वित्तीय मदद की आवश्यकता है, अगर उसको किसी प्रकार के साधन संसाधनों की आवश्यकता है, तो वह भी सब किसान को उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसान की फसल सोना उगले, इस धरती में नई रौनक आए, इस धरती में नई चमक आए, किसानों की खुशहाली, उनके परिवार की बढ़ोतरी ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है इन कानूनों को लेकर आने का। पंजाब के किसान ने, इस देश के किसान ने अमृत छक रखा है और उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सरकार भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। भारत की सरकार भारत के किसान को अपने पांव पे खड़ा करना चाहती है। उसको आड़तियों के पास जाने की आवश्यकता ना हो, उसको बैंकों में धक्के खाने की आवश्यकता ना हो, उसको किसी के पास किसी की सिफारिश ले जाने की आवश्यकता ना हो, उसको सरकार के पास जाने की आवश्यकता ना हो। सारा कुछ उसके द्वार चल के खुद आए, तभी इस ई प्रणाली के माध्यम से सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इस देश के ऊपर अगर किसी का सबसे बड़ा एहसान है, इस धरती पर, इस पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में अगर हम किसी के कृतज्ञ हैं, तो भगवान इस धरती पर किसान के रूप में हमारे सामने हैं और हम सब उनके आगे नतमस्तक हैं। और आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आज इस जिद को छोड़कर अपने हित को ध्यान में रखते हुए इन 3 कानूनों की त्रिवेणी को, इन 3 कानूनों के संगम के माध्यम से अपने परिवार के पास जाएं, अपने खेत में जाएं और अपनी फसल के ऊपर ध्यान दें। किसी के बरगलाने से, किसी के गुमराह करने से आपका भला कतई नहीं हो सकता। तो डॉक्टर भारत, अंत में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे द इंडिया पोस्ट के माध्यम से? किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वह इन बाहरी ताकतों के, राजनीतिक लोगों की बातों में ना आए, वह इन कानूनों को मूल रूप से समझने का प्रयास करें। इन कानूनों के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना सरकार करना चाहती है। अगर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देके इन कानूनों के बारे में समझाना चाहूँ, हम सब जानते हैं कि बाजार में जो भी फसल आती है उसके दाम घटते और बढ़ते रहते हैं। पर हम ये देखते हैं कि जो बाजार में चिप्स का पैकेट मिलता है, वो 90 ग्राम का पैकेट 40 से 50 रुपए का मिलता है। चाहे आलू का रेट 10 रुपए का हो, चाहे आलू का रेट 50 रुपए हो, आलू के रेट में घटौती बढ़ोती होती रहती है। बट जो कंपनियां चिप्स का पैकेट बेच रही हैं, प्री पैक्ड फूड बेच रही हैं, उनके दाम एक समान रहते हैं। इसका मतलब कि वह किसान से फसल
उस दाम पे खरीदते हैं जो कि सबसे न्यूनतम हो, और उस चिप्स के पैकेट को बना के सारा मार्जिन अपनी जेब में डालते हैं। भारत सरकार के यह कानून एक वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं, जिस प्रकार से अगर हम एक बहुमंजिला इमारत का उदाहरण लेते हैं, एक बहुमंजिला इमारत में अगर हमने प्रथम तल पे, द्वितीय तल पे, ऊपर की मंजिल पे जाना है तो हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ियों के इस्तेमाल के साथ साथ अगर समय के साथ साथ परिवार की जरूरतों को समझते हुए, बड़े बुजुर्गों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेहत की बात को ध्यान में रखते हुए अगर घर के अंदर लिफ्ट लगा दी जाए, अगर घर के अंदर रैंप बना दिया जाए ताकि बड़े बुजुर्गों को ऊपर चढ़ने में दिक्कत ना आए, जिसको जौन सा साधन उपयुक्त लगता है वह उस साधन का प्रयोग करके प्रथम तल पर, द्वितीय तल पर, बहुमंजिला इमारत की ऊपर की मंजिलों पर जा सकता है। इसी प्रकार से जब इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो सीढ़ियों को निरस्त नहीं किया जाता, सीढ़ियों को तोड़ा नहीं जाता। उसी तरह से मैं किसान भाइयों को यह बात बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के राजपत्र में इसको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लिया गया है। मंडियां जैसे चल रही थी, मंडियां उसी प्रकार से चलती रहेंगी, मंडियों में खरीद फरोख्त उसी प्रकार से होती रहेगी। इसी तरह से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, जिन किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आवश्यकता है वह अपनी फसल एमएसपी पर बेच सकते हैं। बट आज समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है। आज मिनिमम को छोड़कर हम मैक्सिमम की बात करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। मिनिमम को छोड़कर आज हम किसानों को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उनका मुनाफा करते हैं तो वह मुनाफा ना केवल किसान का होगा, वह मुनाफा हमारे समाज का होगा, वह मुनाफा हमारे देश का होगा। क्योंकि किसान ना केवल हमें अन्न देता है, परंतु हमें अपने तन को ढकने के लिए जो कपड़ा मिलता है वह भी किसान की कपास से आता है। वह भी जो कॉटन की खेती किसान करता है, जो सारा कुछ खेत से हमें मिलता है, उसके लिए हम किसान के आभारी हैं, ऋणी हैं और कृतज्ञ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और पुनः जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद।